स्टार्टेड या ओके सर डन। हाँ चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंस से क्या बताया मैंने? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर पार्टिसिपेटिंग इन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ एन पर्टिकुलर एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे कि सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। अभी हमने एग्जांपल लिया था एक। चलो ये एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं मैं। NaCl से स्टार्ट करेंगे हम। एक मिनट। हाँ NaCl। ओके। देखो Na और Cl दोनों ने जो सिंगल बॉन्ड बनाया है उसमें सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है क्लोरीन की तरफ। ओके। एंड क्लोरीन ने एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। तो मतलब आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में आप बोल सकते हो सोडियम का और क्लोरीन का वन वन इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व है। आपको पता होगा कि जो भी बॉन्ड बनता है वो ऑब्वियसली टू इलेक्ट्रॉन से बनता है। आइदर शेयरिंग से बनेगा या फिर कंप्लीट ट्रांसफर से बनेगा, बट दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअली एटम की वजह से बन रहा है। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का उसमें ट्रांसफर किया है क्लोरीन की तरफ, और क्लोरीन ने सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन का यूज करके और अपने एक इलेक्ट्रॉन का यूज करके बॉन्ड फॉर्म किया है। ठीक है। सो वी कैन से दैट इन केस ऑफ सोडियम, अगर मैं इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करूं तो सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी 1, और क्लोरीन की भी कितनी हो जाएगी 1, बिकॉज आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में दोनों का इन्वॉल्वमेंट कितना है 1 1 इलेक्ट्रॉन का है। अगर मैं आपसे पूछूं कि लेट्स से सेम एग्जांपल AlF3, तो ये बताएगा AlF3 में एल्यूमिनियम का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी इफ आई आस्क यू? यस। एल्यूमिनियम जब 3 इलेक्ट्रॉन्स देगा तभी उसके ऊपर 3 प्लस चार्ज आएगा बच्चों। करेक्ट। इसका मतलब है एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स दिए होंगे तो ऑब्वियसली उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। जबकि फ्लोरीन, जो 3 फ्लोरीन है वो 1 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए ईच फ्लोरीन के ऊपर मैं नेगेटिव चार्ज दे रहा हूँ। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 ही रहेगी, बिकॉज इंडिविजुअल फ्लोरीन एक्सेप्टिंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। यू कैन सी द स्ट्रक्चर यार। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो मैं इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा AlF3 का, जिसमें आप देख सकते हो कि एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है F के साथ। 3 बॉन्ड बना रहा है F के साथ। ठीक है। तो फ्रॉम हियर यू कैन से दैट कि एल्यूमिनियम एक साथ 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है 3 डिफरेंट फ्लोरीन को। सो एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो गई? 3 हो जाएगी, एज वेल एज इंडिविजुअल फ्लोरीन जो एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, दैट मीन्स उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हो जाएगी। ठीक है, दिस थिंग इज क्लियर। बाकी एग्जाम, यस सर। अगर मैं Al2O3 के बारे में कोई बताएगा? चलो बताओ। एल्यूमिना पता होगा आपको Al2O3। ओके। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बारे में बताओगा कोई? एल्यूमिनियम की वैलेंसी बताओ, इलेक्ट्रोवैलेंसी। थ्री। ओके वेरी गुड, 3। एंड व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? फोर। 2 ऑक्सीजन की मिलके 4 हो जाएगी। एक ऑक्सीजन की कितनी है? हाँ सर। सॉरी, तीन तीन ऑक्सीजन है यहाँ पे। इस केस में मैं बात करूंगा ओनली एक। मैंने क्या बताया? एलिमेंट की इलेक्ट्रोवैलेंसी, मतलब एक एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो ऑक्सीजन तो 2 ही करेगा ना। आप सोचो, एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, तो 2 एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे बच्चों? 6। 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे। तो एक ऑक्सीजन अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो 3 ऑक्सीजन जो रहेगा, ऑक्सीजन एटम, वो भी तो 6 इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट कर पाएगा। गेटिंग? तो ये जो यस सर। ऑक्सीजन है, अगर मैं बात करूं तो ये ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के रिस्पेक्ट में मुझे अगर निकालना हो तो इलेक्ट्रोवैलेंसी सिंगल एलिमेंट के लिए निकालना है मुझे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए नहीं। तो इंडिविजुअल अगर मैं बात करूं तो एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 3 हो जाएगी और ऑक्सीजन की 2 हो जाएगी। ओके। कैसे आप जस्ट शिफ्ट कर सकते हो 2 को 6 की तरफ, एल्यूमिनियम की इंडिविजुअल वैलेंसी आ जाएगी। सेम फॉर ऑक्सीजन की भी इलेक्ट्रोवैलेंसी आ जाएगी 2। ठीक है, सिंपल था ये। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो तो। डन। यस सर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं।
ओके, चलो हम बात करेंगे अब कंडीशन के बारे में। कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, ठीक है। कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए क्या क्या कंडीशंस है? फर्स्ट कंडीशन अगर मैं बात करूं, लार्ज कैटायन एंड स्मॉलर अनायन। ओके, लार्ज कैटायन मतलब, कैटायन का मतलब क्या आता है? द स्पेशीज विच कंटेन पॉजिटिव चार्ज। कैटायन मैं पे लिख दे रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज स्पेशीज, चार्ज स्पेशीज। ओके, एंड स्मॉल एनायन। एनायन मतलब निगेटिवली चार्ज स्पेशीज। ओके, नेगेटिव चार्ज स्पेशीज। ओके, जब लार्ज कैटन और स्मॉल आयन होगा, उस कंडीशन में जो भी आयनिक बॉन्ड बनेगा वो, अब बोल सकते हो, उसका जो फॉर्मेशन रहेगा वो फिजिबल होगा। फिजिबल का मतलब वो इजीली दे कैन फॉर्म आयनिक बॉन्ड। ओके, कंडीशन सुटेबल रहेगा उसके लिए। सेकंड अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको याद होना चाहिए, इसमें मैं एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बताऊं कि यहाँ पे मैं एच एफ मॉलिक्यूल की अगर बात करूं बच्चों, तो देखो एच एफ, अगर मैं वेपर फेज की बात करूं इसके, एक्चुअली एच एफ इज वीक एसिड जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, बट मैं अगर मैं इसको वेपर फेज में लेके जाऊं, तो जब ये वेपर फेज में होगा तो इसके बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड। ओके, और अगर मैं बात करूं एच एफ एक्वस फेज, ओके, तो इस केस में ये आयनिक बॉन्ड में होता है। ओके, लाइक दिस। सो व्हेनेवर एच एफ इज प्रेजेंट इन एक्वस फेज, आयनिक बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा, उसका परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर जो होगा वो ज्यादा होगा एच एफ एन एक्वस फॉर्म में होगा। और वही एच एफ अगर वेपराइज फॉर्म में होगा, वेपर फॉर्म में होगा, वेपर फेज में होगा, तो वहां पे कोवलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड। सो जस्ट एग्जांपल है, इस केस में आपको याद रखना है वेपर फेज में क्या बॉन्ड बनेगा एच एफ, और एक्वस फेज में कौन सा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, सेकंड पे आता हूँ। सेकंड कंडीशन हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, जिसको मैं ईएन से डिनोट कर रहा हूँ, ईएन स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है, वो डिफरेंस अगर, ओके, ईएन स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रिमेंबर दिस थिंग। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 2.1 से ज्यादा हो, 2.1 से ज्यादा हो, तो इस केस में मैं बोल सकता हूं कि वो देर इज ऑलवेज फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। ऑलवेज आयनिक बॉन्ड, वहां पे ऑलवेज आयनिक बॉन्ड होगा। सिंपल, ठीक है। अब दो कंडीशन इसमें और आ सकते हैं। कैसे? ये फर्स्ट कंडीशन तो एकदम सिंपल सी है। इसमें अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 2.1 से ज्यादा या फिर 2.1 से ज्यादा ही डायरेक्टली आ रहा है तो आयनिक बॉन्ड होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं NaCl की, तो Na तो क्या है हमारा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव ही है, और Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये स्ट्रिक्टली क्या है, आयनिक बॉन्ड है। ओके, और किसी एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल मैं अगर बच्चों HCl की बात कर लूं, ओके, HCl की बात कर लूं, तो HCl के केस में ये आयनिक बॉन्ड होगा या फिर कोवलेंट होगा या फिर पार्शियली आयनिक होगा या फिर पार्शियल कोवलेंट होगा, वी डोंट नो। कैसे पता चलेगा? जब तक हमें उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू पता ना हो, तब तक हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको कुछ सर्टेन एलिमेंट्स की जो काफी ज्यादा हमें बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा देखने मिलेंगे, ऐसे सर्टेन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो पॉलिंग ने दी है, पॉलिंग स्केल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, वो वैल्यूज पता होनी चाहिए। और आई होप आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यूज पढ़ रखा होगा, राइट? एम आई राइट? चलो, अगर नहीं पढ़ा ये होगा तो मैं यहाँ पे साइड में मेंशन कर देता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कुछ वैल्यूज, ताकि आपको पता रहे। ठीक है, एचसीएल का एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू दे दूंगा ना, आप खुद ही कर लोगे। So I'm just writing here electronegativity values of certain elements.
नेगेटिविटी वैल्यूज इन पॉलिंग स्केल। इन पाउलिंग स्केल। ओके, ओके, चलो। तो बात करें हम हाइड्रोजन की, उसके बाद इधर लिथियम ले लूंगा मैं, देन बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। हाइड्रोजन की जो वैल्यू होती है बच्चों वो 2.1 होती है। ओके, रिमेंबर दिस थिंग। लिथियम की 1, बेरिलियम की 1.5, बोरॉन की 2, कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 3.5, फ्लोरीन की 4। सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है आपको पता भी होगा, फ्लोरीन होता है। ठीक है, अगर मैं उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन की अगर बात करूं, तो सोडियम की 0.9। यू नो दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड ऊपर से नीचे क्या होता है बच्चों, डिक्रीज करता है, राइट? और रो में इंक्रीज करता है, राइट? सो ग्रुप में डिक्रीज कर रहा है, तो आप देख सकते हो सेम ऑर्डर फॉलो हो रहा है। सोडियम का 0.9 हो गया, उसके बाद यहाँ पे Mg का हो जाएगा 1.2, उसके ग्रुप में डिक्रीज कर रहा है। एल्यूमिनियम का 1.5 हो जाएगा, सिलिकॉन का 1.8, फॉस्फोरस का 2.18, उसके बाद सल्फर का 2.58। थोड़ा सल्फर जो है कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्लोरीन का 3, ओके, 3.1 होता है एक्चुअली, 3.09, तो 3.1 ले रहा हूँ मैं, ठीक है, लाइक दिस। ओके, और इसमें दो हेलोजन आपको काम आएंगे, तो उसका भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ब्रोमीन और आयोडीन। ब्रोमीन का होता है बच्चों 2.86 और आयोडीन का होता है 2.55। ओके, लाइक दिस। अगेन हियर पोटेशियम है 0.8 रहेगा, रुबिडियम 0.78 रहेगा, एंड लास्ट वन इज सीजियम जिसकी वैल्यू रहेगी 0.70। ठीक है, तो ये कुछ सर्टेन एलिमेंट्स है इसमें, जो जो मैं आपको एरो कर रहा हूँ अभी या फिर हाईलाइट कर रहा हूँ, इनके तो आपको पता रहनी ही चाहिए। इनके आपको पता रहनी ही चाहिए, जैसा कि हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन। ओके, अगेन होल हेलोजन सीरीज, सारी हेलोजन सीरीज जो है ग्रुप में, इन सभी के आपके एटलीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यूज पता होने चाहिए, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रट लेना ये वैल्यूज, ठीक है? ज्यादा नहीं, प्रैक्टिस से वैल्यूज याद भी हो जाएंगे, ठीक है? अगेन कभी कभी सोडियम का भी पता रखना अलॉन्ग विद पोटेशियम। ओके, दिस मच इज सफिशिएंट, इतना पता रहेगा तो भी चल जाएगा, हम बाकी के उनके ऑर्डर से निकाल लेंगे या फिर प्रिडिक्ट कर पाएंगे, ठीक है? सो चलो, अब मैं आता हूँ HCl पे। अभी तो आपको प्रिडिक्ट करना काफी इजी हो गया, चलो बताएगा कोई? HCl ऊपर लिखा है मैंने, HCl जो होगा वो कोवैलेंट होगा या फिर आयनिक होगा? एनीवन टेल मी? एनीवन टेल मी? है ना, देखो अगर मैं बात करूं HCl की, तो मुझे दिख रहा है कि हाइड्रोजन का होता है 2.1 और Cl का होता है 3.1, तो यू कैन सी द डेल्टा ई एन डिफरेंस जो होगा वो 1 का आ रहा है, और 1 जो है बच्चों वो लेस देन है 2.1 के। सो ऑलरेडी आपका जो HCl है उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर जो है, कोवैलेंट बॉन्ड कैरेक्टर जो है कैसा है, ज्यादा है। इसलिए बोल सकता हूँ कि कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे होगा इजीली एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर? क्लियर दिस थिंग? यस सर। चलो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, आगे बढ़ते हैं। यस, श्रीनिवास करेक्ट, कोवैलेंट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सेकंड कंडीशन मैंने ये बताया था, फर्स्ट कंडीशन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होगी, 2.1 से ज्यादा होगी। उसमें ही सेकंड लिख लेता हूँ फिर मैं, ये फर्स्ट हो गया। ओके, इसमें ही हम सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में ऐसे बोल सकता हूँ कि हो सकता है डेल्टा EN का डिफरेंस जो होगा वो 2.1 के इक्वल होगा। इसमें दो केसेस आ सकते हैं,
इसमें दो केस कैसे आएंगे, हो सकता है कि अगर डेल्टा ई एन की वैल्यू 2.1 के इक्वल ही हो तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर जो होगा, आयनिक कैरेक्टर मतलब आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 50% होगा, और परसेंटेज ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर, ओके, कोवलेंट कैरेक्टर में सी से लिख रहा हूँ, वो भी 50% होगा बच्चों। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? दोनों का भी परसेंटेज कितना होगा, 50-50 होगा। ओके, अभी अगर ऐसा होता है, रिमेंबर दिस थिंग, अगर ऐसा होता है तो वहां पे आप आयनिक बॉन्ड को प्रायोरिटी दे देना। 2.1 के इक्वल आता है ना, तो वहां पे आप आयनिक बॉन्ड को प्रायोरिटी दे देना। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। चलो ठीक है। थर्ड, सेम केस, इफ En जो है 2.1 से ज्यादा भी है, और इसमें ऑब्वियसली पता है कि परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर जो रहेगा बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है कि 50% से ऊपर ही रहेगा, ओके, एज कंपेयर टू कोवलेंट कैरेक्टर, ये 50% से लेस देन होगा, इसलिए यहाँ पे फेवरेबल बॉन्ड फॉर्मेशन कौन सा होगा, आयनिक बॉन्ड। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ये आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड, बिकॉज उसमें आयनिक बॉन्ड रहेगा। ओके, उल्टा कर देते हैं, इफ डेल्टा ई एन जो रहेगा वो लेस देन 2.1 रहेगा, सिंपल है, इसका उल्टा कर देंगे हम, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर जो रहेगा वो अब लेस देन 50% हो जाएगा, और परसेंटेज ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर जो रहेगा वो बढ़ जाएगा 50% से। तो इस केस में आप बोल सकते हो कि कोवलेंट कंपाउंड्स बनेंगे। अब आप कोई भी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पता होगा, तो देख, फ्रॉम देयर यू कैन डायरेक्टली कंफर्म वेदर द बॉन्ड इज आयनिक एज वेल एज कोवलेंट। ठीक है, तो ये नींव है, यहाँ पे ये सारी चीजें आपको अभी तक जो मैंने पढ़ा है वो याद रखनी है। इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू थोड़ा बहुत आपको रखने के लिए टाइम लग सकता है, बट जो बेसिक वैल्यूज है वो आपको पता होनी चाहिए, और आई होप आपको बेसिक वैल्यूज पता है पहले से। ओके, हाइड्रोजन से लेके फ्लोरीन तक तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आपको पता ही होगा 2.5 कार्बन, वहां से 0.5 का डिफरेंस बढ़ते रहो फ्लोरीन तक, और ऊपर से नीचे फिर डिक्रीज करेगी। ठीक है, बढ़िया, आगे। सेकंड कंडीशन क्या थी, डेल्टा ईएन का डिफरेंस 2.1 से ज्यादा होगा तब आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन फेवरेबल होगा। थर्ड कंडीशन लेता हूं बच्चों, आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टर्म अननोन नहीं रही, आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ रखा है। सो आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन, इसमें क्वेश्चंस आते हैं, एनर्जी ऑफ एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ओके, इज लो एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मैं इस पे आऊंगा अभी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज हाई, देन ऐसे केस में आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन फेवरेबल होगा, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन फेवरेबल होगा। इसका मतलब क्या है, यू नो दैट व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों, राइट, यू नो दैट वेरी वेल। आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होता है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, कहां से, वैलेंस शेल में से, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को आपने आयोनाइजेशन एनर्जी बोल रखा है। अगर वो आयोनाइजेशन एनर्जी काफी लो रहेगी तो मैं इजीली कोई भी एलिमेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो उससे वैलेंस शेल से इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा और वो कैटायनिक फॉर्म में फॉर्म हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, कितना इजीली कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन होल्ड कर पा रहा है, एक्सेप्ट कर पा रहा है, वो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। तो जितना अच्छी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी उतना अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और जितना लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी उतना ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। सो दोनों भी केसेस फेवरेबल कंडीशन है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के। गेटिंग? यस, क्लियर। एंड लास्ट इज लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी जो होती है उसके भी मैं आऊंगा अभी डेफिनेशन पे। लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। आता हूं मैं अब डेफिनेशन पे, लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन।
लैटिस एनर्जी क्या होती है? टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन gaseous cation and anion come close together to form a bond. Okay, total amount of energy which is released when gaseous cation and gaseous anion come close together from infinity to form a bond, it's called its lattice energy or lattice enthalpy getting. तो ये लैटिस एंथैल्पी भी पर्टिकुलर कंपाउंड की है, फिर मॉलिक्यूल की क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए. यू नो दैट आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई लैटिस एनर्जी और एंथैल्पी वैल्यूज. सो सेम केस यहाँ पे भी एप्लीकेबल है. जिस पर्टिकुलर कंपाउंड की लैटिस एंथैल्पी हाई रहेगी वहां पे आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन फेवरेबल रहेगी. ठीक है. गेटिंग. हेलो. यस सर. ओके. बाकी सब सो गए क्या? नींद आ रही है क्या सबको? नहीं सर. ओके चलो, रिप्लाई करते रहो या फिर चैट में रिप्लाई कर दो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये 4 कंडीशंस आपको याद रखना है. ठीक है, अप टू दिस मच इज क्लियर सभी को? ओके चलो आगे बढ़ते हैं. कोवलेंट बॉन्ड की तरफ. कोवलेंट बॉन्ड सेकंड टाइप का कोवलेंट बॉन्ड. ओके देखो, तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में हमने जो अभी तक के कंडीशंस देखे थे और कॉजेस देखे थे वो आपको अगर याद होगा तो हम नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इज योर कोवलेंट बॉन्ड. यू नो दैट दिस बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स. अब ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स तो लिख रहा हूं, बट आपको कंडीशन पता होगी. टू फॉर्म ए बॉन्ड इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड. याद रखना बच्चों, जो एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं या फिर एटम्स की बात कर रहा हूं, इनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 2.1 से लेस देन होना चाहिए, तभी जगह कोवलेंट बॉन्ड बनेगा. ठीक है, इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड. ओके, अब ये जो कोवलेंट बॉन्ड है इसको लेके कुछ थ्योरीज पोस्टुलेट की गई थी. एक होती है कोजेल अप्रोच और सेकंड थी ऑक्टेट रूल वाली लेविस की थ्योरी. तो दोनों भी थ्योरीज हम कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पढ़ने ही वाले. दोनों के अपने अपने लिमिटेशंस भी है और दोनों के अपने अपने अजम्पशंस भी हैं. ठीक है, हमें दोनों भी पोस्टुलेट्स को समझना है, उसके बाद उनके जो भी लिमिटेशंस है उनको कवर करके आगे बढ़ना है. हमेशा रिमेंबर, कोई भी जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ या फिर आप जो थ्योरी पढ़ रहे हो उसके लिमिटेशंस के एग्जांपल्स हमेशा याद रखा करो. क्वेश्चंस उन्हीं पे से बनते हैं. Always remember the limitation of each and every theory as well as rules. Question will ask from such type of phenomena. ठीक है, रिमेंबर. कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन एकदम इजी था, मैंने बता दिया था आपको. इसके लिए आपको मैं एक डायग्राम से समझाने का ट्राई करता हूँ कि व्हाई कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इज फेवरेबल. सो उसके लिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों. दिस डायग्राम इज कॉल्ड एज एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. ओके, अब ये डायग्राम में आपको याद रखना है कि मैं वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी ले रहा हूं. ठीक है, मैं इसको थोड़ा लोअर कर देता हूं. ठीक है, इस तरीके से. हाँ, और एक्स एक्सिस पे हम एक्स एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट ले सकते हैं या फिर आप बोलते इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस से समझ देता हूँ. इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस.
इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, तो एक्चुअली कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन फेवरेबल होने के लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से समझना जरूरी होता है। मैंने जैसे कि समझा था कि जब भी कोई भी दो एटम नजदीक आते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो जो मॉलिक्यूल बनाता है वो मॉलिक्यूल क्या होता है, मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू देयर इंडिविजुअल एटम्स। यही से समझने का हम ट्राई करेंगे बच्चों। देखो मैं अगर मैं H2 मॉलिक्यूल की बात करूं तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो देखो मैं पे डायग्रामेटिकली आपको समझाने का ट्राई करता हूँ कैसे देखा जाएगा। सी, जब दोनों हाइड्रोजन एटम दूर दूर रहेंगे तो उनके बीच में कोई भी अट्रैक्टिव फोर्सेस बच्चों नहीं रहेंगे। जब दोनों हाइड्रोजन एटम दूर दूर है, उस केस में उनकी पोटेंशियल एनर्जी देखो, मैं अगर आपको शो करूं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके, यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी व्हेन दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे कर रहा हूँ। जैसे ही मैं उन दोनों को थोड़ा पास लाऊंगा, जैसे कि हाइड्रोजन एटम की पोजीशन देखो अब यहाँ पे आ गई, थोड़ा क्लोज आ गई, तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। अगर मैं ग्राफिकली बताऊं तो कुछ इस तरीके से नेचर आएगा, ओके, इस तरीके से नेचर आएगा। एक मिनट, लाइक दिस, ठीक है। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी तक क्लोज नहीं आए, वो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ नहीं है, जस्ट क्लोज आ रहा है, तो उनका क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। कहां से डिक्रीज कर रहा है, जीरो से, ये आपका जीरो, ओके, सेंटर पॉइंट। यहाँ से क्या हो रहा है, डिस्टेंस जब सेपरेट रहेगा तब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगी, ओके। जैसे ही वो क्लोज आ रहे हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है। अब एक पॉइंट आएगा बच्चों जब हाइड्रोजन के बीच में, दोनों हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा सरफेस पे, ठीक है, इस तरीके से वो इतने पास आ जाएंगे कि उनके बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। उस कंडीशन पे यहाँ पे अगर मैं मार्क करूं दिस थिंग, ओके, तो इस कंडीशन में आप देख सकते हो, अगर मैं इसको एक्सट्रापोलेट करूं वाई एक्सिस पे, तो दैट विल बी माई पोटेंशियल एनर्जी, जो काफी लो चली गई है निगेटिव में, ओके। इसको मैं बोल सकता हूँ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, जहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन जो हो रहा है H2 मॉलिक्यूल को फिजिबल हो रहा है, ओके। उसके पहले क्या था, डिस्टेंस ज्यादा रहने की वजह से उनके बीच में अट्रैक्शन जो था वो कैसे था, कम था। इस केस में क्या हो गया, अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो रिपल्सिव फोर्स से डोमिनेट कर गए, तो उनके बीच में अट्रैक्शन होने की वजह से क्या हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो ये बॉन्ड जो बना है दैट इज योर कोवलेंट बॉन्ड, ओके। सो यहाँ से हम बोल सकते कि जब भी दो एटम्स नजदीक आएंगे जैसे कि हाइड्रोजन, देन when they come close together there will be a force of attraction between the molecules and there is a release of energy. That release of energy इज नथिंग बट योर पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी को मैंने बता दिया ऑलरेडी कि वो डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज क्यों कर रहा है, बिकॉज जब वो एनर्जी रिलीज करेगा H2 मॉलिक्यूल जब बन जाने के बाद जितना एनर्जी रिलीज हो जाएगा, वो एनर्जी रिलीज हो जाने के बाद उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहेगी, ओके। सो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट दिस इज योर, ओके। और इसकी वैल्यू मैं आपको बता दिया था कि अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो इस केस में जो भी इसकी जो वैल्यू आती है दैट विल बी योर 435.8 किलो जूल पर मोल, ओके। तो बोल सकता हूं मैं ये क्या रहेगी, उसकी बॉन्ड एनर्जी रहेगी बच्चों। सो जब जब पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की 435.8 किलो जूल पर मोल पे आ जाएगी, तो उस केस में क्या हो रहा है, H2 मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन फिजिबल हो रहा है। उसके पहले डिस्टेंस दूर था तो वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन फिजिबल नहीं हो रहा था, इसलिए एनर्जी भी वहां पे ज्यादा थी। जैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ एनर्जी रिलीज हो गई, और वो एनर्जी कितनी रिलीज हुई, 435.8 किलो जूल पर मोल। तो बच्चों मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर H2 मॉलिक्यूल मेरे पास है, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या मुझे इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ऑब्वियसली देनी पड़ेगी, बिकॉज उसने उतनी एनर्जी रिलीज की थी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। सो इफ आई वांट टू ब्रेक दैट सेम बॉन्ड आई विल हैव टू अप्लाई दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक one molecule of that H2 covalent bond. Remember this thing. So this bond energy which is required to break the single bond between H2 molecule, that is called bond dissociation energy or bond dissociation enthalpy. ये करेगी आपकी bond energy और bond dissociation enthalpy. The enthalpy or the energy which is required to break the bond. और इस केस में अगर मैं H2 की बात करूं तो उसकी वैल्यू आपको कितनी आएगी, 435.8 किलो जूल पर मोल। क्लियर? यस।
ओके, और मैंने क्या लिया था, ये जो पोटेंशियल एनर्जी मैंने इधर वाई पे एक्सट्रापोलेट किया था, उसको अगर मैं एक्स पे बच्चों एक्सट्रापोलेट करूँ तो वहां पे मुझे क्या आ जाएगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आ जाएगा। ये देखो, अगर मैं इसको ऐसे एक्सट्रापोलेट करूँ तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी मुझे कितना मिल रहा है, इस पर्टिकुलर केस में मिल रहा है। तो वो क्या रहेगा मेरा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और वो अगर मैं बात करूँ ये पिकोमीटर में स्केल रहेगी, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 74 पिकोमीटर की वैल्यू आ रही है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि H2 मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड लेंथ है, किसका, H2 मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड बना है कोवलेंट, उसका जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना रहेगा, 74 पिकोमीटर रहेगा। ओके, तो 74 पिकोमीटर में हमारे H2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड कैसे रहेगा, स्ट्रॉन्गर रहेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, दिस इज योर जस्ट पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। इसमें आप देख सकते हो व्हाई ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन इट्स इंडिविजुअल एटम, बिकॉज देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी, एंड दैट रिलीज ऑफ एनर्जी इज नथिंग बट योर बॉन्ड dissociation enthalpy or bond energy, and the internuclear distance at that particular minimum energy is called its bond length. Remember this thing, this is the bond length of H2 molecule. चलो ये क्लियर, तो आगे बढ़े। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन क्लियर? यस और नो? यस यस। सर। ओके, चलो आगे यस बढ़ते हैं। सर। चलो, जैसे हमने इलेक्ट्रोवैलेंसी पढ़ा था बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड के लिए कोवैलेंसी का कंसेप्ट होता है। कोवैलेंसी पे क्वेश्चंस भी आते हैं। कोवैलेंसी, ठीक है, चलो व्हाट इज कोवैलेंसी, वेरी सिंपल। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन था। कोवैलेंसी क्या हो जाएगा, कोवैलेंसी क्या हो जाएगा बताइए, कैपेसिटी टू फॉर्म ए कोवैलेंट बॉन्ड इज नोन एज इट्स कोवैलेंसी। कैपेसिटी टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवैलेंसी, कोवैलेंसी। ठीक है, वेरी सिंपल। अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द कोवैलेंसी ऑफ कार्बन, टेल मी, कोवैलेंसी ऑफ कार्बन कितना होगा, कार्बन की, 4। यस वेरी गुड, कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, 4। एनी एग्जांपल इन 4। विच कार्बन कैन फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स, इन एग्जांपल, एनी, CH4। CH4। अरे वेरी गुड, एकदम क्लियर, शाबाश। ओके, CH4 में क्या होता है, कार्बन ने 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। अभी मैं स्ट्रक्चर जो है उसका वो स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, जस्ट एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, अदरवाइज टेट्राहेड्रल फॉर्म में होता है, बाद में पढ़ेंगे वो स्ट्रक्चर वगैरह। ठीक है, 4 बॉन्ड बने हैं, इसलिए कार्बन की कोवैलेंसी मैक्सिमम बॉन्ड बनाने की काबिलियत कितनी है, 4 है, इसलिए 4 बनाएगा। तो आपको पता होगा एक कैटिनेशन पावर वगैरह आपने सुना होगा, कार्बन के बारे में 9th 10th में पढ़ लिया होगा आपने। तो कार्बन का कैटिनेशन पावर सबसे हाईएस्ट है, और उसके बाद फिर सिलिकॉन आता है, राइट। तो ये जो कार्बन का कैटिनेशन पावर जो है वो इसलिए हाईएस्ट है बिकॉज वो ब्रांचिंग में, स्ट्रेट चेन में आके इन्वॉल्व हो सकता है। ओके, सो दे कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स, जो उसके रो में सबसे हाईएस्ट है, अगर आपको पता होगा तो। ओके, कार्बन के जो रो में हाईएस्ट बॉन्ड फॉर्मेशन जो है, कोवैलेंसी जो किसकी होती है, कार्बन की होती है। तो अगर क्वेश्चन आए तो यू आपको याद रखना है, सेकंड रो में सबसे मैक्सिमम कोवैलेंसी किसकी होती है, कार्बन की होती है, विच इज इक्वल टू 4। और वो कोवैलेंसी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होते जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। गेटिंग? यस। ओके, चलो अब मुझे बताओ कोई, ये कोवैलेंट बॉन्ड जो बन रहा है बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड में हम क्या कर रहे हैं, हम कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना रहे हैं वो बॉन्ड। तब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर बॉन्ड बना रहे होंगे तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों वैलेंस शेयर में, वो कोई ना कोई ऑर्बिटल में ऑक्युपाई कर रहे होंगे। अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैं कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड बनाता हूँ, ओके, ये कार्बन कार्बन के बीच का अगर मैंने बॉन्ड बनाया है, तो ये कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ओवरलैपिंग से ही बना होगा। लेट्स से कार्बन का कुछ एक ऑर्बिटल रहेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोल सकते हो आप आगे चल के, तो उसके साथ इस कार्बन का ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा तभी जाके बना होगा, बिकॉज इस कार्बन के एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे कार्बन के एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा, तब जाके बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जब भी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो वहां पे हमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज देखने मिलती है। वाई डायरेक्शनल? बिकॉज आयनिक बॉन्ड में बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, बिकॉज दोनों भी जो वहां पे स्पेशीज थे वो अपोजिटली चार्ज थे, तो वहां पे तो जस्ट अट्रैक्शन होगा बिकॉज देयर चार्जेस आर अपोजिट। इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, ये कैसा है, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भी कोवैलेंट बॉन्ड्स बनेंगे दे आर डायरेक्शनल इन नेचर। तो मैं आपको थोड़ा एग्जांपल से शो करता हूँ। लेट्स से एक ए एलिमेंट है,
ओके, और उसके लेट से पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से, ठीक है। और इस साइड में एक बी एलिमेंट है, उसके भी पी ऑर्बिटल में लेट से एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब ए बी कंबाइन होगा, जब ए और बी क्लोज आएंगे, तो वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तो मुझे कुछ इस तरीके से उनका रिप्रेजेंटेशन शो करना पड़ेगा, लाइक दिस। ओके, वन इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। ओके, सो मैं बोल सकता हूँ कि अब जाके ए और बी के बीच में क्या होगा, बॉन्ड बना होगा। तो यह बॉन्ड देख रहे हो, ये बॉन्ड इस प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको मैंने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस माना है, उसके थ्रू बना है। इसका मतलब ये बॉन्ड कैसा है बच्चों, डायरेक्शनल है। दैट्स व्हाई आई कैन से दैट कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। ऑलवेज रिमेंबर, कोवेलेंट bonds are directional in nature, directional in nature, while your ionic bond are, yes, ionic bond कैसे होंगे, नॉन डायरेक्शनल होंगे। बट ionic bond आर नॉन डायरेक्शनल। आई होप आपको डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल समझ में आया होगा। ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग की वजह से डायरेक्शनल प्रॉपर्टी आती है कोवेलेंट बॉन्ड में, जबकि आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, इसीलिए डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं आती है वहां पे, ठीक है। रिमेंबर दिस थिंग। चलो आगे बढ़ते हैं, वेरी सिंपल। ओके, Can यस, एनीवन, यस प्लीज। explain directional and non-directional property mean? अच्छा, एक्सप्लेन, आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेनिंग वंस अगेन। डायरेक्शनल का मतलब होता है जब भी बॉन्ड बन रहा है तो वो कोई ना कोई एक डायरेक्शन में बन रहा है। जैसे आप CH4 देख सकते हो, CH4 में जो कार्बन है उसका अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे बच्चों, अगर मैं कार्बन की बात करूं, तो वो होता है, क्या होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन क्या होता है, 1s2 2s2 और 2p2 होता है, पता होगा आपको, राइट। और जब इनके बीच में ओवरलैपिंग जब होता है एस और पी हाइब्रिडाइजेशन का, तो आप बोलते हो कि वहां पे 4sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनते हैं। ये आगे चल के आपको पढ़ाने वाला हूं, अभी का ये कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। तो ये आपका sp3 हो गया। तो इसमें आपको पता है ना, एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है और 3 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में रहने वाले हैं। तो यहाँ पे p ऑर्बिटल जो होता है ना, उस p ऑर्बिटल का अपना एक शेप होता है बच्चों, यू नो दैट, मे बी डम्बल शेप सुना होगा, डबल डम्बल शेप डी का। उसी तरह p का डम्बल शेप कैसा होता है, p का डम्बल शेप इस तरीके से, अगर मैं एक्स वाई एक्सिस लूं और मुझे अगर पी एक्स ऑर्बिटल बनाना हो, तो मुझे वो ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है, लाइक दिस। तो पी एक्स ऑर्बिटल एक कार्बन का, दूसरे कार्बन का और एक पी एक्स ऑर्बिटल रहेगा, तो दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो एक्स एक्सिस के थ्रू बन रहा है, मतलब वो एक डायरेक्शन में बन रहा है। वही अगर ऊपर से कोई ऑर्बिटल आ रहा है कार्बन के वाई एक्सिस पे से, तो वो उधर से बॉन्ड बनाएगा, तो वो वाई एक्सिस से बन रहा है। सो देयर इज अ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज व्हेन दे आर फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड्स, गेटिंग? गेटिंग बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. कोई कंफ्यूजन है अभी आपको? और आयनिक बॉन्ड में क्या हो रहा है पता है क्या, वहां पे तो अपोजिटली चार्ज आ रहे हैं। ए लेट से अगर आयनिक बॉन्ड की बात करूं, तो क्या हो रहा है, ए प्लस प्लस बी माइनस। तो यहाँ पे तो क्या है, नॉन डायरेक्शनल थिंग है, बिकॉज यहाँ पे बस अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों एक साथ आ जाएंगे और ए और बी के बीच में आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे तो कोई ओवरलैपिंग हो नहीं रहा है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग की वजह से होता है। दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं वहां पे डायरेक्शनल